ओके जी। ओके जी। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, कुछ इंटरफेस में कुछ ऑब्जेक्ट टाइप्स देखे थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था। और आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे डोमेन कंट्रोलर की। उसका मतलब है उसके रूल्स इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शंस क्या पॉसिबल है और किन चीज़ों को देखना है हमने। इस वक्त जो स्क्रीन शेयर हो रही है, ये एक बिल्कुल 2019, ये 2019 स्टैंडर्ड सर्वर है। और इस पे अभी कुछ भी सेटअप नहीं है। कंप्लीटली एक फ्रेश सर्वर है जिसका एक लोकल अकाउंट है, और उसके अलावा इस पे उस लोकल अकाउंट का पासवर्ड सेट है। इसके अलावा उस पे कुछ सेटअप नहीं है। जनरली जब भी हम नया सर्वर के ऊपर कोई भी चीज़ सेटअप करने लगते हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम उसकी विंडोज अपडेट्स वगैरह वेरीफाई कर लें। लेकिन विंडोज की जो अपडेट्स होती हैं या माइक्रोसॉफ्ट की जो अपडेट्स हैं, वो इंस्टॉल्ड आइटम्स की बेस पे भी डिपेंड करती है। अगर अभी मैं विंडोज की अपडेट चेक करूंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर के लिए जो जो अपडेट्स अवेलेबल है उसकी बेस पे मुझे सजेस्ट करेगा, अपडेट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर मैं उसी सिस्टम के ऊपर ऑफिस 2016 इंस्टॉल कर दूंगा, तो फिर मुझे उससे रिलेटेड भी अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में प्रोवाइड करना शुरू करेगा। अगर मैं उसमें विजियो इंस्टॉल कर दूंगा, तो उससे रिलेटेड आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर मैं उसमें कोई आईएएस रिलेटेड कोई सर्विस इंस्टॉल करता हूँ या एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल करता हूँ, जो भी सर्विस और कंपोनेंट इंस्टॉल होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड, माइक्रोसॉफ्ट उसकी अवेलेबल अपडेट्स भी उसी के साथ देना शुरू करेगा। लेकिन ऐसी अपडेट कभी नहीं प्रोवाइड करेगा जो कि उस सर्वर पे अभी एक्टिव नहीं है, जैसे कि अभी एक्टिव डायरेक्टरी उसका कोई भी रोल एक्टिव नहीं है। एक चीज क्योंकि देखने आए थे हम, अभी मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन किया और यहाँ पर मैं लोकल यूजर्स देख सकता हूँ, जैसे काम नॉर्मल हम क्लाइंट मशीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं, दीज आर ऑल ग्रुप्स जो कि एक नॉर्मल सर्वर के ऊपर होते हैं। सर्वर के अंदर जब हम डोमेन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी जैसे हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसी तरह से एक ऐसा सर्वर जो कि डोमेन को सिर्फ ज्वाइन कर लेता है, उसको हम मेंबर सर्वर कहते हैं। कि कोई भी ऐसा सर्वर जो कि डोमेन ज्वाइन कर लेगा, वो मेंबर सर्वर कहलाएगा। उसकी सर्विस और उसकी बेस जो है वो बाकी चीजें अलग होंगी। लेकिन जब भी हम कहेंगे कि मेंबर सर्वर एक सेटअप कर लें, उसका मतलब है एक सर्वर इंस्टॉल कर लें और उसको डोमेन से ज्वाइन करवा लें और उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस फिर फॉलो करेंगे। अभी क्योंकि ये एक नॉर्मल सर्वर है, दिस इज इवन नॉट अ मेंबर सर्वर, बिकॉज करंटली कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, कोई डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वाली सर्वर जो है, ये किसी डोमेन को ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, क्योंकि ये एक नॉर्मल सर्वर है। तो इसके पास यूजर्स का सेक्शन भी है, इसके पास ग्रुप्स का सेक्शन भी है। जैसे ही हम इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे और ये एक डोमेन कंट्रोलर बनेगा, उसके बाद से ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे कि इस सिस्टम के ऊपर कोई लोकल यूजर या लोकल ग्रुप क्रिएट करें। उसके बाद से जो भी हम लोकल जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे, वो डोमेन लेवल के ऊपर यूजर होगी और ग्रुप्स होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे। कुछ उस दिन प्रीरेक्स भी हमने देखे थे कि जिसका हमें जब भी हम रोल इंस्टॉल करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट आएंगे। रोल इंस्टॉलेशन में तो सिर्फ सर्विस इंस्टॉल हो रही है, तो वहां पे ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब उसके बाद हम इसका प्रमोशन करेंगे एज अ डोमेन कंट्रोलर,
तो उसके बाद उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसके लिए कुछ बेसिक्स हों जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अवेलेबल हो इस सर्वर के लिए। जैसे डीएनएस रिजॉल्व करने की अवेलेबिलिटी इसके पास होनी चाहिए, और इसके अपने पास एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए ताकि यूजर्स या डीएनएस बार बार अपडेट ना हो रहा हो। तो वो हम उस आइटम्स को देख लेते हैं, और उनको सेट करने के बाद हम इसके ऊपर रोल इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स। एक तो मैं IPv6 की जरूरत नहीं होती, उसके अलावा अभी के लिए हम इसको जो लास्ट में डिस्कशन करते आ रहे थे वो इस सीरीज में थी, तो इसी सीरीज में से हम आईपी एड्रेस पिक कर लेते हैं। लेट्स से 101 डोमेन कंट्रोलर के लिए हमने चूज कर लिया, और 3 ऑक्टेट्स यानी /24। इसके लिए हमें आगे का सोच रहा हूँ। इसी को ही ना अपना बना लें क्या .1। इशू जो है ना वो मैं असल में आगे देख रहा हूँ कि आगे हम अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमें दोबारा आईपी चेंज ना करना पड़े। हमें उसके बाद इंटरनेट चाहिए होगा, तो और हमें या आरडीपीस भी करनी होगा। 192 वाला कर लें यहाँ कोई। आईपी चूज करने का मसला नहीं है, तो एक दूसरा काम ये कर सकते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग सीरीज उसी में इसको ले लें। ये बाद में चेंज कर लेंगे, गेटवे का इतना मसला नहीं है। फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर के लिए हम लूप बैक एड्रेस ही यूज कर लेते हैं ताकि कोई गलती चांसेस ना और हमेशा रिजॉल्व हो जाए अपने आप पे। क्योंकि जो अभी तक इस पूरे एनवायरनमेंट में, और पूरा एनवायरनमेंट क्या, सिर्फ यही एक सर्वर, इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी डीएनएस सर्विस नहीं चल रही। तो वो जब एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल होगा और कॉन्फ़िगरेशन होना शुरू होगी, तो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जो होगा वो फर्स्ट डीएनएस को भी होस्ट करेगा। तो बेसिकली दोनों तरीकों से हम इसको खुद को ही पॉइंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने उस दिन एक सफिक्स वाली वैल्यू देखी थी, यहाँ पे सफिक्स वो खुद से ऐड कर देगा। अगर हम फिर भी चाहते हैं तो हम सफिक्स को मैनुअली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से क्या बनाएंगे हम, डोमेन का नाम सिर्फ ट्रेन कर लेते हैं, और INT फॉर इंटरनल यूज कर रहे हैं हम। और इसके बाद हमें सिस्टम का नाम चेंज करना होगा। और उसको हम DC01 सिर्फ इस पर बेस पे कर रहे हैं कि ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा।
और ज़रूरी नहीं है कि हम डीसी का वर्ड यूज़ करें, हम ट्रेन 01 भी कर सकते हैं, बट इससे डोमेन का नाम तो हमें हम साथ लगा रहे हैं, लेकिन हमें इस सर्वर के रोल का आइडिया नहीं है। हम उसको ना कोई डोमेन का नाम यूज़ किए बगैर हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, DC-01 और DC-01। हम DC-01 के साथ चलते हैं ताकि इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसी भी तरीके से नाम का, सर्वर का जो नाम है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट लोकेशन और साइट या डोमेन नेम, कोई ऐसी चीज होना जरूरी है। तो हम इसको सिंपल DC-01 कह रहे हैं। ये जरा रीस्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट सर्वर मैनेजर जब भी हम लॉग इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, जो कि लोकल सर्वर उस पर चलने वाली सर्विसेज वगैरह सब करता है। अगर फिर भी ओपन नहीं हुआ होगा तो स्टार्ट मेन्यू में से ये सर्वर मैनेजर का आइकॉन है, इसको हम लॉन्च करेंगे। जब हम सर्वर में रोल्स इंस्टॉल करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में हम कंसीडर करते हैं। एक रोल्स है, दूसरा आइटम उसका फीचर्स है। तो हम ऑल दो ऑप्शन एक ही में आता है, लेकिन इसके दो पार्ट्स होंगे, वो आगे हम देखेंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में चले जाएंगे, मैनेज ऑप्शंस के अंदर जो भी यहाँ पे हम रोल्स ऐड करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे अंडर टूल्स लिस्ट। स्टार्ट मेन्यू में से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सारी की सारी वो मेजर सर्विसेज आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, सर्विसेज एंड कंप्यूटर्स या एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज कुछ भी इस तरह का नहीं शो कर रहा। तो हम मैनेज में गए और ऐड रोल करेंगे। ये वेलकम पेज है, इसको हम स्किप कर देंगे फॉर एवरी टाइम। दो तरह की सर्विसेज है, पहले भी डिस्कस हुआ था। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज एक अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप RDS के ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे, अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है वो सारी रोल बेस्ड सर्विसेज में मिल जाएंगी। हम रोल बेस्ड सर्विसेज में जाते हैं। वो मैं पहले सर्वर भी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो उसका मतलब है कि मैं इसी सर्वर के ऊपर बैठ के किसी और सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसका मतलब है कि मुझे ये ऑल्टरनेट डिस्क वगैरह चूज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं लोकल सर्वर के ऊपर ही करूंगा जिसका नाम DC-01 है। और ये सेकंड सर्विस जो है, फर्स्ट सर्विस जो है वो सर्टिफिकेट सर्विसेज है, जबकि हम एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ डोमेन सर्विसेज चूज की हैं और उसके अगेंस्ट उसका मैसेज है।
उसके अगेंस्ट उसका मैसेज है कि एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के साथ हमें आरसेट टूल्स, ये जो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं, आरसेट टूल्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे। उसका मतलब है ये मैनेजमेंट टूल्स हैं, ये मैनेजमेंट कंसोल्स हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने और करने के लिए जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट होता है। और इसी तरह से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का टूल जो है वो भी इंस्टॉल होगा। ये वो टूल है जिसके थ्रू हम ग्रुप पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। तो जो कुछ ऐसी प्रीरेक्स हैं कि मैंने अगर सर्विसेज इंस्टॉल किया, अब सर्विस इंस्टॉल करने का मतलब है कि मैं उसका फर्ज करें कोई इंटरफेस नहीं है, तो ऐसी सर्विस इंस्टॉल करने का जिसका कोई इंटरफेस नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके वो इंटरफेसेस भी इंस्टॉल करेगा उसके साथ और उसको टूल्स के तौर पे लिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमने जैसे ही नीचे चूज किया हुआ इंस्टॉल मैनेजमेंट टूल्स, तो उसका मतलब है सब टूल्स उसके साथ अवेलेबल जो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके इंटरफेस को देखने के लिए जो भी चाहिए वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड फीचर्स, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीटली सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर अगर आप देखें डीएनएस को अगर मैं नहीं भी सेलेक्ट करूंगा तो ये आगे जाके इंस्टॉलेशन तब भी मुझे बोलेगा कि कर लें इंस्टॉल। और पहले हमने डिस्कस ये किया था कि डीएनएस जो है वो सबसे मेजर सर्विसेज है जो कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। लेकिन जैसे डीएचसीपी सर्वर है या सर्टिफिकेट सर्विसेज है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम ऑटोमेटिकली खुद से डीएनएस को चूज कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमें बोलेगा कि मैं आरसैट में से जो डीएनएस के जो कॉन्फ़िगरेशन वाला टूल है वो भी इसके साथ इंस्टॉल कर दूंगा फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस, हम उसके लिए भी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, अभी उसके अलावा हम कुछ और भी सेटअप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में भी हम कुछ भी सेटअप नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट करते जाएंगे डीएनएस सर्वर के लिए, वो मैं बताएगा। अब यहाँ पे एक चीज टेक्निकल टर्म यूज होती है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड और नॉर्मल डीएनएस सर्विसेज के अंदर ये डिफरेंस है कि अगर मैं इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को चूज नहीं करूंगा इंस्टॉलेशन के लिए और मैंने सिंपल गया हूँ और मैंने जाके चूज करता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स, और फिर आगे आके मैं चूज करता सिर्फ और सिर्फ डीएनएस सर्विस, तो वो डीएनएस सर्विसेज इंस्टॉल करता और वो एम्प्टी होती। उसमें कोई फॉरवर्ड लुकअप जोन, कोई बैक रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना होता। हम जोन्स को जाके बाद में देखना शुरू करेंगे जब ये सेटअप हो जाएगा इनिशियली। और उस वक्त मैं फिर दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा कि जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीएनएस सर्विस, यानी एक प्योर सिंपल सर्वर पिक किया और उस सर्वर के ऊपर मैंने डीएनएस की सिर्फ सर्विस इंस्टॉल की, उस पर पहले से भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करूंगा सिर्फ और सिर्फ डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल करेगा, कोई खुद से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा, और उसको मैनेज करने के लिए एक टूल प्रोवाइड कर देगा जो कि उसका कंसोल होगा। उसको उसका जो डाटा सेव करने के लिए वो नॉर्मल हमारी जो सी पार्टीशन है उसके अंदर ही उसकी अपनी डेटाबेस वगैरह को मेंटेन करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को वहां सेव करेगा। तो वो एक नॉर्मल विंडोज पार्टीशन में सेव होगी। लेकिन अभी जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी अपना एक पार्टीशन एरिया ब्लॉक करता है और उसके अंदर अपना सारा डाटा सेव करता है और वो उसको डेटाबेस की तरह ट्रीट करता है। जब हम डीएनएस को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल करेंगे तो ये डीएनएस का सारा जो डाटा होगा वो विद इन एक्टिव डायरेक्टरी की जो पार्टीशन है उसके अंदर चला जाएगा, और ये बाहर डायरेक्ट सी ड्राइव या डी ड्राइव के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। तो वो डीएनएस सर्विस से रिलेटेड उसने कहा है कि डीएनएस ये जो होगी वो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड होगी। ये वो तमाम आइटम्स हैं जो कि इसके साथ सेटअप होंगी, जो जो चीज़ हमने अभी तक ली हैं। और इसके बाद हम इंस्टॉलेशन पर चले जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। और अगेन ये सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं हम या रोल इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि सर्विसेज ही सेटअप करेंगे, लेकिन इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उसने हमसे किसी जगह नहीं पूछा कि डोमेन को कैसा बनाना चाहते हैं, उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, उसको एक्सेस कैसे करना चाहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ या नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन किसी किस्म का नहीं आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम एक एम्प्टी बिल्डिंग क्रिएट करते हैं
तो ये वो यहाँ एक प्लॉट को सेट कर रहे हैं, उसके बाद उस पे डिजाइन क्या होगा वो सारी चीजें इसके बाद आएंगी। एक तो अभी तक में कोई क्वेश्चन और कोई भी इस अभी तक जितना भी हमने किया उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता है, और कोई भी खास तौर पर स्पेशली अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो। All good so far. इसमें एक आइटम जो पहले हमने नहीं देखा था वो आपको ये नजर आएगा, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावर शेल। पावर शेल जो है ऑलमोस्ट विंडोज 2008 से तो कंफर्म है पावर शेल मौजूद है। पावर शेल कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन जो कि हम नॉर्मली सर्वर के अंदर कर सकते हैं, देर आर चांसेस कि वो ऑलमोस्ट उसी तरह से अवेलेबल होगी पावर शेल की कमांड्स के थ्रू भी उसको एग्जीक्यूट करना। पावर शेल की कमांड्स को देखना मुश्किल है, उसके पैरामीटर्स और वो सही तरह से एग्जीक्यूट करना मुश्किल है, इसलिए हमें यूआई आसान लगता है। लेकिन कुछ ऐसी रिपीटेटिव टास्क हैं या कुछ अगेन रिपीटेटिव ऐसी जो कि डाटा मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोडिंग कर रहे हैं और एक स्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब है आप वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के इंफॉर्मेशन निकाल के बाकी को छोड़ सकते हैं। जबकि यूजर इंटरफेस के थ्रू मैं सिर्फ एक यूजर की एक प्रॉपर्टी को पिक करूंगा और फिर दूसरे यूजर को ओपन करूंगा उसकी वही प्रॉपर्टी। तो अगर मुझे 100 यूजर्स की प्रॉपर्टी पता करनी है कि ये लास्ट कब लॉगिन हुआ था, या इसकी लास्ट इंफॉर्मेशन कब मॉडिफाई हुई थी, या इसका पासवर्ड लास्ट कब चेंज हुआ था, अब ये तीन आइटम्स हैं जो कि मुझे देखनी है सारे यूजर्स की, ताकि मैं ऑडिट के लिए उसको प्रेप कर सकूं। अगर मैं उस यूजर को एक यूजर को ओपन करूंगा उसकी ये तीन चीजें देखूंगा और उसको किसी तरह से नोट करूंगा, और फिर दूसरे यूजर के लिए और तीसरे यूजर के लिए इसी तरह अगर 200 यूजर है तो फिर ये सारा दिन भी लगे रहेंगे तो ये डाटा नहीं निकाल सकते। और अगर रिपीट करना होगा मुझे कुछ चीजें ठीक करने के बाद अगले दिन दोबारा निकालना तो फिर से सेम। तो उसके लिए पावर शेल जो है आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट फील्ड्स तो वो खुद से लूप करता हुआ एक एक ऑब्जेक्ट को पिक करेगा जो कि यूजर टाइप का है, और उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन का जो मैसेज है कंप्लीट होने का वो आ गया, और अभी के लिए जो इंस्टॉलेशन विंडो थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ये एक वार्निंग मैसेज यहाँ पे आ रहा है फ्लैग के साथ, जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं हुई इसलिए वो यहाँ पे हमें बता रहा है। यहाँ तक हमारे पास रोल या सर्विसेज इंस्टॉल हो गई हैं, और अब जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, या जिसको हम पुराने मेथड में प्रमोट करना कहते थे डोमेन कंट्रोलर के तौर पे, और उससे भी पहले हम उसको डीसी प्रोमो के नाम से जानते थे। और उस केस में ऐसा कर दिया जाता था कि फर्ज करें रन की विंडो में ही जाके हम डीसी प्रोमो की कमांड रन करते थे और वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता था प्रमोशन ऑफ दिस सर्वर इनटू अ डोमेन कंट्रोलर। और सेम कमांड यूज होती है अगर मुझे किसी भी एग्जिस्टिंग एडीसी या डीसी को डी प्रमोट करना है, तो वो डीसी प्रोमो के थ्रू होता है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आज का मेथड है वो यूज करते हैं और प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर के लिए जाते हैं। हमने स्ट्रक्चर के अंदर डोमेन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें देखी थी। सबसे ऊपर का जो ऑब्जेक्ट टाइप थी वो है फॉरेस्ट, उसके अंडर आते हैं मल्टीपल ट्रीज, और हर ट्री के अंडर आ सकते हैं मल्टीपल डोमेन्स। तो अगर हम यहाँ पे चॉइसेस को सिर्फ कुछ देखें कि चॉइसेस वो हमें क्या दे रहा है, इस केस में ये हमें पता है कि ये सर्वर इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर ऑफ अ न्यू डोमेन।
लेकिन इस कंडीशन में इस सर्वर को जब हमने इंस्टॉल किया तो इसको तो नहीं पता कि एनवायरनमेंट में और क्या चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हमारे प्लान का पार्ट है। तो वहां पे वो सारे के सारे ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे, जहाँ पे हम चूज कर सकते हो कि अगर डोमेन पहले से मौजूद है और उसका डोमेन कंट्रोलर भी पहले से मौजूद है, और ये उसमें एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड होगा एग्जिस्टिंग डोमेन में, तो उसकी ऑप्शंस भी हम इस हायरार्की में से पिक कर सकते हैं। और अगर एक डोमेन एग्जिस्ट करती है लेकिन मैं उसकी चाइल्ड डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए भी चॉइसेस मेरे पास आएंगी। तो न्यू डोमेन एज अ रूट, चाइल्ड डोमेन एज अ न्यू डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन्स के अंदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। इस वक्त हमारे पास कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम पहला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, और इस केस में हमेशा ये एडीसी का रोल बनेगा, जो कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। नथिंग स्पेशल, इट इज सिंपल डीसी, बस उसको क्योंकि वो दूसरा और तीसरा और चौथा वाला डोमेन कंट्रोलर है उस डोमेन के लिए, इसलिए उसको हम एडीसी बोल रहे हैं। तो ये एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ ही जाएगा और ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन रहा होगा। दूसरा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। उसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग डोमेन को एग्जिस्ट करती है और ये उसकी चाइल्ड या पैरेलल डोमेन बनेगी। तो जैसे यहाँ पे चाइल्ड डोमेन बता रहा है, उसका मतलब है अब ये अगर हमें चाइल्ड डोमेन का ऑप्शन दे रहा है तो हमें कह रहा है कि उसकी पेरेंट डोमेन का यहाँ पे नाम प्रोवाइड करें। हम पेरेंट का यहाँ पे नाम देंगे, फर्ज करें हम आगे के केस की तरफ चलते हैं कि आगे जाके जब हम कर रहे होंगे और हमें चाइल्ड डोमेन बनानी पड़ेगी रूट डोमेन की, तो रूट डोमेन हमारी या पेरेंट डोमेन उस केस में, बाद वाले केस में ट्रेन डॉट आई एन टी होगी। और उस दिन जो हम एक डोमेन नई डोमेन बना रहे होंगे वो हो सकता है एल एच ई के नाम से हम बना रहे हो। तो कंप्लीट डोमेन नेम जो चाइल्ड का बनेगा, जो नई डोमेन बनेगी, वो एल एच ई डॉट ट्रेन डॉट आई एन टी बनेगी। लेकिन इसके लिए पहले से ट्रेन डॉट आई एन टी होना जरूरी है, और ऐसे केस में ये चाइल्ड बनेगी। लेकिन अगर मैं ट्री कर दूंगा तो फॉरेस्ट के अंदर ट्री आएगा और ट्री के अंदर वो पहली डोमेन होगी, तो हमें इसमें फॉरेस्ट नेम भी देना पड़ेगा। अभी के लिए हम सिंपल एक न्यू फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर रूट डोमेन नेम दे रहे हैं, और रूट डोमेन नेम इस वक्त हमारे पास है, हमने जो भी डीएनएस सफिक्स के अंदर अपनी एंट्री की है वो है ट्रेन डॉट आई एन टी बिंग शॉर्ट ऑफ इंटरनल। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं। जो अभी हमारे पास विंडोज का सर्वर इस वक्त इंस्टॉल्ड है, दैट इज 2019। लेकिन जो इस वक्त हमें ऑप्शन दे रहा है अभी आया नहीं है, अब आ गया। इस वक्त डिफॉल्ट में जो ऑप्शन दे रहा है वो 2000 दो लेवल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल है और एक डोमेन का फंक्शनल लेवल है। और दोनों नाम से क्लियर है कि जो भी हम, और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल है वो फॉरेस्ट लेवल पर है, उसका मतलब है वो हर एक के ऊपर अप्लाई हो रहा है बट एट फॉरेस्ट लेवल। लेकिन जो हम चाइल्ड का जो फंक्शनल, चाइल्ड डोमेन का जो फंक्शनल लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आमतौर पे हम एक जैसा रखते हैं। और यहाँ पे अगर हम फर्ज करें इसको हम 2000 इसके पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2000 ये भी आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। उसका मतलब है जो डोमेन का फंक्शनल लेवल है वो फॉरेस्ट से हायर भी हो सकता है, वो फॉरेस्ट से हायर हो सकता है। तो आप जो भी फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल रखेंगे, अगर 2008 रख देंगे तो फिर वो सारे के सारे उससे पिछले फंक्शनल लेवल भी डोमेन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बट वी कैन स्टिल गो विद द हाईएस्ट अवेलेबल फंक्शनल लेवल फॉर डोमेन। अब दोनों के अंदर डिफरेंस, या दोनों फंक्शनल लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे? फंक्शनल लेवल का मतलब है कि कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी, कोई भी ऐसा फीचर सेट जो कि पुराने डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर मौजूद था और नहीं था, और वो नए डोमेन कंट्रोलर्स में आया, तो जब हम फंक्शनल लेवल
चेंज करके लेटर वाले फंक्शन लेवल पे आएंगे, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल रेज करना। अ, जैसे कुछ लोगों ने काम किया होगा ऑन प्रेमिस एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, जैसे स्टीव मेडन के केस में। तो ऐसे केस में यूजर की फर्क है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यूजर के ऑब्जेक्ट में हमने देखा था बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेट्स से वो 500 डिफरेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, और उनके अगेंस्ट कुछ वैल्यू सेव्ड हैं और कुछ एम्प्टी हैं। लेकिन अब मुझे एक्सचेंज का सर्वर क्योंकि सेटअप करना है और एक्सचेंज की सर्विसेज उन्हीं यूजर ने यूज करनी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक एट्रीब्यूट जो कि पहले मौजूद नहीं होता था लेकिन वो एक्सचेंज को रिक्वायर्ड है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज रिक्वेस्ट करेगा कि इस नए वाले एट्रीब्यूट को पार्ट बना दिया जाए यूजर ऑब्जेक्ट का, जो कि सब यूजर ऑब्जेक्ट्स के साथ हो। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, या वो डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होगी। ये एक डिफरेंस है, जो कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए उस, या हमारी कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो जब भी जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि इंटीग्रेट होते हैं हमारे सेटअप के अंदर, अगर उनकी कोई डोमेन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है, तो उसके साथ साथ आमतौर पर फिर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि उनको फंक्शनल लेवल कौन सा वाला चाहिए होगा। और ये फंक्शनल लेवल जो है वो बैकवर्ड compatibility के लिए भी होता है। नॉट इन अ सेंस के मेंबर सर्वर पुराना नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि मैं 2016 का फंक्शनल लेवल चूज कर लूं फॉर बोथ ऑप्शंस, लेकिन इसके अंदर 2012 R2 का सर्वर एज अ मेंबर फिर भी मौजूद होगा। जो नहीं पॉसिबल वो ये है कि डोमेन कंट्रोलर का अपना ओएस जो है वो फंक्शनल लेवल से पुराना नहीं हो सकता। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मौजूद है वो है डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना है या नहीं करना। तो अब देख रहे हैं आपके इसके अंदर चॉइस वो दे रहा है कि डीएनएस अगर मुझे इंस्टॉल नहीं करना, उसका मतलब है कि मुझे फिर कोई दूसरा डीएनएस सर्वर प्रोवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा। और पॉइंट मैं कैसे करूंगा, मैं जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन की थी जिसके अंदर मैंने लूपबैक एड्रेस दिया था, उस केस में एक दूसरा सर्वर होगा जो एडी से इंटीग्रेटेड नहीं है, वो एक नॉर्मल डीएनएस सर्वर है। और मैं अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऑन अ डोमेन कंट्रोलर उसको पॉइंट कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं डीएनएस सर्विसेज यहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहता। ग्लोबल कैटलॉग जो है वो एक कॉपी यूजर्स की अपने पास रखता है अलोंग विद क्रेडेंशियल्स, कंप्लीट क्रेडेंशियल्स। और जो थर्ड ऑप्शन है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जो कि इस केस में इस वक्त डिसेबल्ड है, बिकॉज जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं हो सकता। बिकॉज पहले डोमेन कंट्रोलर को एग्जिस्ट करता होगा, फिर उसका एक रीड ओनली सर्वर ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। तो जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है वो आरओडीसी नहीं हो सकता। और आरओडीसी का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी जगह, ऐसी रिमोट साइट जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यूजर की ऑथेंटिकेशन या क्रेडेंशियल्स जो हैं वो उसी लोकल फिजिकल साइट के ऊपर ही ऑथेंटिकेट हो जाए, और वो अक्रॉस दूसरी जगह पे ना आए, या पेरेंट साइट की तरफ या रूट साइट की तरफ या दूसरे कोई नियर बाय लोकेशन की तरफ वहाँ डोमेन कंट्रोलर नहीं रखना चाहते हम। जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर ही डोमेन कंट्रोलर रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ कोई आईटी पर्सन मौजूद नहीं होता जो उसको मैनेज करे, और इसलिए वहाँ पे किसी किस्म की यूजर के कोई ऑनबोर्डिंग या क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन उनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ एक कॉपी ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेगी जब भी किसी डोमेन कंट्रोलर से कोई भी चीज मॉडिफाई होगी फॉर यूजर ग्रुप मेंबरशिप्स, एट्रीब्यूट कोई भी, वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करेगा, वहां मौजूद सर्वर पे पहुंच जाएगा। लेकिन उस सर्वर के ऊपर बैठ के उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और जो इस पेज पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है एक्टिव डायरेक्टरी, जो रिस्टोर्ड सर्विसेज है। अगर आपकी डोमेन कंट्रोलर जो है वो प्रॉब्लम कर जाता है, और ये वाहिद डोमेन कंट्रोलर है, आपके पास दूसरा एडीसी वगैरह कोई और मौजूद नहीं जो कि ऑनलाइन रहते हुए आपको एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज दिखा सके, उसमें यूजर कंपोनेंट सारी चीजें दिखा सके। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर आप रिकवरी और या रिस्टोर मोड यूज करते हैं। उसका मतलब है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी हमने पार्टीशन बोलिया था, एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन जो होगी उसको रिस्टोर करने के लिए एज इट इज हम ये वाला पासवर्ड यूज कर सकते हैं। और इसका आप देख रहे हैं कि इसका कोई यूजर नेम नहीं है, तो बस
ये रिस्टोर पासवर्ड ही के तौर पर यूज होता है। जब भी हम ये ऑप्शन यूज करेंगे टू रिस्टोर एडी पार्टीशन, तो बस हमें पासवर्ड मांगेगा और वो हमें प्रोवाइड करना होगा। डीएनएस डेलीगेशन हम नहीं कर रहे। डेलीगेशन सिंपल है, कोई भी चीज जो कि एक डोमेन एडमिन कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए या सर्विस को मैनेज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, अगर वो चीज किसी नॉन एडमिन को, जो जिसके पास बाय डिफॉल्ट वो राइट्स नहीं होते, अगर वो उसको राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाए किसी भी तरीके से, तो वो डेलीगेशन है। नेट बायोस नेम्स अब उस तरह से यूज नहीं होते मोस्ट कॉमनली, लेकिन फर्ज करें अभी हमने अपनी डोमेन का नाम रखा था train.int, तो नेट बायोस नेम उसका जो निकलेगा डोमेन का, दैट वुड बी ट्रेन, इट वुड बी इन ऑल कैपिटल लेटर्स, और .int उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये उसने ऑटोमेटिकली ट्रेन के यूज कर लिया। अब ये तकरीबन 2000 विंडोज सिस्टम जो थे, 2000 विंडोज एक्सपी तक नेट बायोस यूज होती थी, उसके बाद से यूज होना खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन अ, वैसे अब डायरेक्टली होस्ट नेम से भी इस्तेमाल होते हैं और एफक्यूडीएन के थ्रू। आमतौर पे ये नेट बायोस वगैरह जैसी कुछ चीजें हैं वो हम डिसेबल भी कर देते हैं, जब हम एडी सेटअप कर देते हैं तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। ये वो उनके लॉग, सिसवॉल और डेटाबेस फोल्डर की लोकेशंस हैं जो कि एडी से रिलेटेड है। सिसवॉल वो वाला फोल्डर है जिसमें हमारी सारी ग्रुप पॉलिसीज पड़ी होंगी, और जो भी डोमेन पे सिस्टम होगा, चाहे वो सर्वर है चाहे वो क्लाइंट है, वो ग्रुप पॉलिसीज के अंदर इंफॉर्मेशन होगी ये किस पे अप्लाई होना है किस पे नहीं होना। और क्योंकि उस वो किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, उसको किया जा सकता है, तो इसलिए दो ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो कि डोमेन डोमेन पे पब्लिश होते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं नोटपैड में, फर्स्ट करें अभी हमने नाम रखा अपनी डोमेन का train.int, ये डोमेन नेम है। लेकिन अगर मैं एक इसके साथ सिस्टम ज्वाइन करूं, बल्कि ये खुद भी तो डीसी होगा ना, तो इसका नाम है DC01, तो इसका जो कंप्लीट नाम बन जाएगा वो होगा train.dc.int। और अगर मैं एक लैपटॉप जो है उसको ज्वाइन करता हूँ, LT01 था, तो उसका नाम कंप्लीट बन जाएगा। तो इसमें सबसे टॉप के ऊपर ये डोमेन नेम है, ये डोमेन कंट्रोलर का कंप्लीट नेम है, और ये एक लैपटॉप है उसका कंप्लीट नेम है, और ये FQDNs हैं। अब ये मैं सबको पता है कि अगर मैं पिंग करना चाहूँ लैपटॉप को तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, ये भी मेथड मौजूद है और FQDN के थ्रू भी मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं डीसी को करना चाहूंगा तो मैं पिंग करूंगा DC01 को। लेकिन अगर मैं पिंग करना चाहूंगा डोमेन के नाम को, जो कि खुद एक कंप्यूटर नहीं है, तो उसके बावजूद ये पिंग होगा, क्योंकि ये पब्लिश होगा डीएनएस के अंदर, इसका रिकॉर्ड होगा, और आइटम क्या होगी, वो डोमेन इटसेल्फ बाय नेम। तो अगर मैं इसको पिंग कर सकता हूँ तो मैं इसको किसी टाइम पे बाद में डबल बैक स्लैश करके, जैसे LT-0 या DC01 कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं इसके शेड फोल्डर्स की लिस्ट ले सकता हूँ। इसी तरह से मैं train.net को भी, और सॉरी नेट INT, इसको भी डबल बैक स्लैश और UNC पाथ के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। और फर्क क्या होगा, ये डोमेन कंट्रोलर है, ऐसे शेयर्स जो कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पब्लिश्ड होंगे वो इससे नजर आएंगे हमें। लेकिन ये तो डोमेन है, ये डोमेन कंट्रोलर का नाम नहीं है, ये डोमेन है, तो डोमेन पे जो डोमेन्स के कामों के लिए जो डोमेन के ऊपर जो शेड फोल्डर्स पब्लिश होंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे। अभी के लिए इस केस में जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। DC01 पे भी मुझे वही नजर आएगा जो कि train.int के लिए नजर आएगा। वो दो फोल्डर्स हैं, और वो हैं नेटलॉगन और सिसवॉल।
आप बाद में डीसी के ऊपर लॉगिन करते हैं और एक डी ड्राइव के ऊपर एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसको शेयरिंग शुरू कर देते हैं उसकी। तो वो डीसी के ऊपर तो यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ट्रेन डॉट आई एन टी पे नहीं नजर आएगा। ये जो ट्रेन डॉट आई एन टी के ऊपर जो ये शेयर्ड फोल्डर्स नजर आएंगे, ये बहुत स्पेशल तरीके से नजर आते हैं। ये नॉर्मल शेयर फोल्डर के तौर पे नहीं होते। उसका मतलब आप इसमें जाके कोई मॉडिफिकेशन वगैरह भी नहीं कर सकते, और इवन ये जहाँ से होस्टेड है वहां से भी मॉडिफिकेशन करनी इसमें मुश्किल होती है। और वो इसलिए क्योंकि ये डीएफएस जो है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसके अंदर ये जिसके थ्रू ये पब्लिश हुए होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ऐसे है जैसे अगर आप एक नॉर्मल अपने सिस्टम के ऊपर डी ड्राइव पे एक जाके एक फोल्डर बना लेंगे, तो वो सिर्फ आपके सिस्टम के थ्रू नजर आ सकता है। जब भी कोई आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा या आप अपने सिस्टम पे बैठे हैं वहां से एक्सेस करेंगे लोकल डी ड्राइव में, तो आपको फोल्डर नजर आएगा। लेकिन अगर एक ऐसा फोल्डर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पड़ा हो, तो वो फिर जब डोमेन कंट्रोलर अगर अनअवेलेबल हो जाएगा तो वो नजर आना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक डीएफएस हमारे पास फाइल सिस्टम अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके पास चार डोमेन कंट्रोलर हैं तो वो चारों मिल के इस फोल्डर को होस्ट करेंगे। आपको हर जगह के लिए अलग अलग फोल्डर मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप एक जगह पे डिसाइड करते हैं, वो वहां से पब्लिश हो जाता है, और चारों में से कोई भी अवेलेबल होगा सर्वर तो वो खुद से उसको वो उस प्रोवाइड करेगा उसका डाटा। तो नेट लॉग ऑन के अंदर ऐसी चीजें हम आमतौर पे लॉगिन के स्क्रिप्ट्स या कंप्यूटर स्टार्टअप के स्क्रिप्ट्स और ऐसी एग्जीक्यूटेबल जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स जो डोमेन जॉइन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएं, इस तरह की चीजें हम नेट लॉग ऑन में रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम खुद से भी मैनेज करते हैं, स्क्रिप्ट्स यहाँ पे रख लेते हैं ड्राइव मैपिंग के लिए, प्रिंटर इंस्टॉलेशंस के लिए। और सिस वॉल के अंदर पॉलिसीज मैनेज होती हैं, इसको हम आमतौर पे खुद से नहीं छेड़ते जब तक ट्रबल शूट करते हुए कोई ग्रुप पॉलिसीज को ना देखे। तो ये हमारे डिफरेंट लोकेशंस आ गए। और ये जो भी हमने अभी तक चॉइसेस ली हैं उसके अंदर कोई अगर कंफर्मेशन है उसकी तरफ से। इसके बाद हमने जब आइटम्स जो कि हमने चूज किए हैं हमने उसे कंफर्म कर दी, अब वो खुद से उन चॉइसेस के ऊपर वैलिडेशन रन करेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक काम करेगा या नहीं करेगा। अगर डीएनएस का है तो डीएनएस इंस्टॉल होने के लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। अगर एडी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने कही है तो वो करने के लिए उसके पास सारे के सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी भी किसी के पास कोई क्वेश्चन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारा कुछ ज़ाया होने वाला है? फिलहाल तो समझ आ रही है यार। ठीक। अच्छा, प्रीरेक्स जो है या वैलिडेशन चेक्स हो गए। 2019 सर्वर डोमेन कंट्रोलर हैव अ डिफॉल्ट security setting named allow crypto algorithm compatible with NT 4.0। अब NT 4.0 आए थे कब? 1999 और इवन 1998 में। तो ये उस वक्त के सिस्टम्स हैं, वो भी पॉलिसी के अंदर उसकी मौजूद है, और वो कह रहा है कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, तो इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डेलीगेशन के लिए हम बात कर चुके हैं। डेलीगेशन फॉर डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी created because the authoritative parent जोन कैन नॉट बी फाउंड। तो क्योंकि अभी डीएनएस एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसका पेरेंट जोन भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमने डोमेन नाम का नाम रखा है ट्रेन डॉट आई एन टी उसको मैनेज करने के लिए, तो उसका मतलब है कि अभी उसकी डेलीगेशन भी सेटअप नहीं हो सकती। बाकी जो है प्रीरेक्स चेक कंप्लीट हो गए हैं, और एवरीथिंग अदर देन अबव टू आर फाइन। और वो भी वार्निंग्स हैं और सिक्योरिटी रिलेटेड और डेलीगेशन है। इसके बाद हम इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करेंगे।
ओके, सो सर्वर रिबूट ओके आ गया। जो डोमेन कंट्रोलर है उसके रिबूट के ऊपर हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज वो जो भी सर्विसेज हैं वो सारी स्टार्ट हो रही होती हैं। दो आर स्पेशली नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज। कभी कभी जब बहुत ज्यादा किसी वजह से अगर डोमेन कंट्रोलर तंग करता है रूटीन में या कर रहा है, तो एक काम किया जाता है, उसकी नेटवर्क केबल को उतार के तो सर्वर को अगर रिबूट करेंगे तो चांसेस है कि वो थोड़ा सा जल्दी बूट अप कर जाएगा। अगर वो कॉन्टिन्यूसली बूट के प्रोसेस में या अप्लाइंग पॉलिसीज में या उस चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगा रहा है और या उसमें से निकल ही नहीं रहा, तो आप रीबूट करते हुए उसको नेटवर्क अनप्लग कर दें। उसको नजर आएगा डिस्कनेक्टेड है और मेरे पास कोई एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तो वो अप्लाई ओवर द नेटवर्क कोई भी चीज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे ही सर्वर फिर से हम लॉग इन करके आए हैं, रिबूट किया सेटअप के बाद, तो अब आप देख सकते हैं कि जो यूजर नेम आ रहा है वो आ रहा है ट्रेन बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है जो कि ओरिजिनली पहले क्रिएट हुआ था, वो चला गया डोमेन के अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। और अभी अंदर कोई और यूजर्स नहीं है। अंदर जाके लॉग इन करने के बाद इंटरफेस पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो पहले हम यूजर्स एंड मैनेज उसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट में यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में गए थे, उसका स्टेटस क्या है। सर्वर मैनेजर ऑन होगा। ओके, हम पहले भी गए थे टूल्स में। अब ये देख सकते हैं आप, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, डोमेन्स एंड ट्रस्ट मॉड्यूल फॉर ये तो पावर शेल के लिए, साइट्स एंड सर्विसेज और यूजर्स कंप्यूटर्स। लेकिन अगर मैं जो पहले जिस कंपोनेंट में हम गए थे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, अभी भी एक सर्विस या तो स्टार्ट नहीं हुई है। कंप्यूटर्स वाला सेक्शन रिमूव ही हो गया टोटली। अब यहाँ पे सिस्टम पे कोई भी लोकल यूजर क्रिएट नहीं हो सकता, लोकल ग्रुप क्रिएट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सर्विस पॉसिबली कोई इशू कर रही है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वो डाउनलोड मैनेजर है, मैप डाउनलोड ऑप्शन। वापस हम जाते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। एक मेजर ये इंटरफेस हमें मिला जिसमें हम जब लास्ट टाइम चेक कर रहे थे तो अभी हमें ये नजर आ रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एक कंसोल है, एक मैनेजमेंट टूल है जो कि इस वक्त कनेक्टेड है। इसके टूल टिप में नजर आ रहा है DC01.train.int। और जो डोमेन का नाम है वो train.int है। उसके अंदर डिफॉल्ट में जो आइटम्स हैं वो ये हैं। एक चीज जो हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम उसको एक बार वैलिडेट करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मैं पिंग करता हूँ DC01 को, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा उसको DC0। अभी ये IPv6 पे जा रहा है, DC01.train.net के ऊपर। और अगर मैं कर दूंगा सिर्फ डोमेन के नाम को, तो डोमेन का नाम भी जो है, जो डोमेन कंट्रोलर है किसी भी एक, उसकी तरफ पिंग जाना शुरू हो जाएगा। और एक चीज जो हम शेड फोल्डर्स के लिए बात कर रहे थे, अगर मैं UNC पाथ ओपन करूंगा डोमेन का, तो ये देखें ये किसी सिस्टम का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ सिर्फ डोमेन का नाम है। लेकिन इसमें नेट लॉग ऑन मिलेगा जिसके ऊपर हर एक के रीड राइट्स होते हैं रीड के। और सिस वॉल मिलेगा जिसमें
पॉलिसीज में यहाँ पे अभी सिर्फ ये दो पॉलिसीज हैं जो डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ होंगी। ये दो ही पॉलिसीज हैं। इसको चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का कंसोल है और इसमें फॉरेस्ट हमें नजर आ रहा है ट्रेन डॉट आई एन टी। उसमें हमें डोमेन्स नजर आ रही हैं और साइट्स नजर आ रही हैं। हम डोमेन्स में जाते हैं तो डोमेन एक नजर आ रही है ट्रेन डॉट आई एन टी। और उसमें अगर हम जाते हैं तो हमें एक पॉलिसी नजर आ रही है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और एक पड़ी होगी डोमेन कंट्रोलर के अंदर डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। इसके अलावा कोई और पॉलिसी मौजूद नहीं है। लेकिन ये वाली जो पॉलिसीज हैं इसके साथ आइकॉन जो है उसमें आपको एक छोटा सा ब्लैक एरो नजर आ रहा है यू टर्न जैसा। वो उसका मतलब है कि ये लिंक्ड पॉलिसी है, खुद से पॉलिसी ये एग्जिस्ट नहीं करती। असल पॉलिसी जो है वो ये बड़ी है दोनों। तो जितनी पॉलिसीज अब हम बनाते हैं वो सारी की सारी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आती हैं, क्रिएट होती हैं, और उसको हम बाद में अपने स्ट्रक्चर के अंदर अटैच करना शुरू कर देते हैं, जहाँ डोमेन लेवल पे या ओजू लेवल के ऊपर। ये सिर्फ ये दिखाना था कि ये दो पॉलिसीज हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो पॉलिसीज हैं। इस पॉलिसी के स्ट्रक्चर को हम नहीं समझते। ये सिस्टम लेवल की आइटम है, ये यूजर लेवल की। जी विकास। जी विकास। जो क्वेश्चन लिंक्ड आप। पॉलिसीज हैं जी जी। वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनके साथ लिंक्ड हैं या वो किसी और के साथ लिंक्ड? हाँ, लिंक्ड जो लिंक्ड पॉलिसी है वो कुछ और चीज नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक फाइल है, दो फाइलें पड़ी थी आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, और आपने उसका शॉर्टकट बना के माई डॉक्यूमेंट्स में रख दी, दोनों का एक एक। अब फाइल्स कितनी है? फाइल्स अभी भी ओरिजिनल दो ही हैं। आपने हम्म। दो लिंक क्रिएट किए हैं उसके लिए। अब अगर आप लिंक खोलें या ओरिजिनल फाइल खोलें एक ही बात है। आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो उसी में चेंज आएगी। लेकिन अब आपने उसको एक डिफरेंट प्लेस पे रख दिया, और अब आपने क्या किया, उन दोनों शॉर्टकट्स को जो कि आपने क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्स में रखे थे उसको आपने डाउनलोड्स में भी रख दिया, उसको डी ड्राइव में भी रख दिया, उसको मुख्तलिफ जगहों पे रख दिया, दोनों दोनों को बार बार रखा। तो इससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है टू ओपन दैट फाइल। हर एक के पांच पांच शॉर्टकट भी हैं। तो भी आप कोई भी शॉर्टकट खोलें या ओरिजिनल फाइल खोलें, फाइल एक ही है। मॉडिफिकेशन करेंगे वो एक ही फाइल है जिसके अंदर वो मॉडिफिकेशन होंगे। तो लिंक खुद से कोई एक नई आइटम नहीं है। लिंक एक तरह से शॉर्टकट है। लेकिन हम उसको लिंक क्यों कह रहे हैं और शॉर्टकट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि पॉलिसी मैं बनाऊंगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में, यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ रिस्ट्रिक्ट लाइक एवरीथिंग, और बाद में जाके मैं उसको ट्रेन डॉट आई एन टी के ऊपर यहाँ पे जाके कहूंगा कि यहाँ पर लिंक कर दो एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो वो मुझे एग्जिस्टिंग पॉलिसी की लिस्ट दे देगा कि कौन सी वाली लिंक करनी है। जो भी मैं चूज करूंगा उसको वो वहां पे लिंक कर देगा। उसका मतलब है वो उस लेवल पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो एक पॉलिसी को आप मुख्तलिफ जगहों पे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये इसलिए यूजफुल नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा ओयूज नहीं है जो कि इस डोमेन के अंदर है। तो ये जो आखिरी तीन आइटम्स हैं ये स्पेशल है। सिर्फ एक एक ही ओयू नजर आ रहा है वो डोमेन कंट्रोलर्स का। अभी हम जब आगे ओयूज बनाएंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या और चीजें हैं, और फिर हम उस किस क्यों ऐसी जरूरत पेश आती है कि हम किसी जगह पे पॉलिसीज के एक पॉलिसी क्यों बना के हम उसके मल्टीपल लिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं। हम डायरेक्ट पॉलिसी क्यों नहीं बना देते? तो ये ग्रुप हम्म। पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल है। इसके पीछे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल है, और एक डिपेंडेंट सर्विस जो मैंने जरूरी वाली इंस्टॉल की थी वो तो डीएनएस। तो एक डीएनएस की अगर मैं ओपन करूंगा तो ये डीएनएस का मैनेजमेंट कंसोल है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे डीएनएस ने कनेक्ट किया हुआ इस वक्त सर्वर DC01 को। तो डीएनएस का जो कंसोल है वो सिर्फ कंसोल है, वो कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है लेकिन वो किसी सर्वर से लेके दिखाएगा। तो इस वक्त हमने उसको कहा है DC01 से पिक करो इन्फॉर्मेशन और वो दिखाओ। हम उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लोडेड नजर आएगी। और इसमें दो जोन्स, दो तरह के जोन्स हैं, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन है और एक रिवर्स लुकअप जोन है। फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर मुझे किसी भी चीज का नाम पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और मैं उसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ आईपी एड्रेस के अंदर, तो वो
फॉरवर्ड लुकअप जोन का जो पार्ट है वो उसको रिजॉल्व करेगा। और अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास किसी चीज का आईपी एड्रेस है और मैं उसका रिवर्स रेजोल्यूशन करना चाहता हूँ, आईपी प्रोवाइड करूँ डीएनएस सर्वर को और वो मुझे उसका नाम बता दे, तो फिर ऐसे केस में वो रिवर्स लुकअप जोन के अंदर चली जाती है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक तो ये एमएस डीसीएस जो है, एक तो ये स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये जो सेम एज पेरेंट है, ये नेम सर्वर भी हैं और ये खुद को पॉइंट भी कर रहे हैं। ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है और ये नेम सर्वर है। और ये पॉइंट किसको कर रहे हैं? अपने आप को। तो ये अगर हम जाते हैं train.int में, ये वाले आपको दोनों रिकॉर्ड्स इसमें भी मिलेंगे और इसमें प्रॉपर वाली इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि नेम सर्वर कौन है, उसका नाम क्या है, DC01.int। जैसे ही हम और डीएनएस सर्वर को ऐड करते रहेंगे, ये लिस्ट भी जो है खुद से डीएनएस के इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या थी उसमें, ये है बस DC01 जो है वो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है जी। निशे, यासर भाई मेरा क्वेश्चन है, मतलब ये नेम सर्वर बेसिकली है क्या चीज़, या स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या चीज़ है, इनका क्या रोल है हमारे इसके अंदर? नेम सर्वर जो है वो एक्चुअली डीएनएस सर्वर को हम नेम सर्वर बोलते हैं। तो एक अभी के लिए हम ये, अभी तो हमें पता है कि जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी तो उसके साथ हमने डीएनएस भी इंस्टॉल किया। तो डीएनएस इज द नेम सर्वर। तो ये बेसिकली अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है कि मेरा नेम सर्वर कौन है, उसके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, DC01। और DC01 का आईपी क्या है, वो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए ये समझें कि डीएनएस सर्वर इस सर्वर पे मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक दूसरा सर्वर था वहां पे मौजूद है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आपकी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट जो कि एंड होती होगी train.int पे, वो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये, और डोमेन कंट्रोलर जो है वो कह रहा है कि ये जेन्युइन डीएनएस है, ये मेरा अपना वाला डीएनएस है। तो ऐसे केस में वो वाला डीएनएस जो है वो अथॉरिटेटिव डीएनएस बन जाता है। अथॉरिटेटिव डीएनएस जो होते हैं वो एक या दो ही हो सकते हैं किसी भी डोमेन के लिए। हर डोमेन का अपना अथॉरिटेटिव डीएनएस है। जैसे अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी मशीन पर हूँ। अगर मैं ये करता हूँ NS lookup google.com, तो ये देख रहे हैं आप, उसने कहा, मैंने NS lookup किया और किसको किया, google.com के लिए। तो रिक्वेस्ट किसके पास गई, ये वाली इंफॉर्मेशन google.com किसको पकड़ा दी इसने, इस सर्वर को जिसका आईपी एड्रेस था ये, और उससे पूछा कि google.com का आईपी एड्रेस बताओ। तो google.com का आईपी एड्रेस उसने मुझे ये बता दिया, लेकिन ऊपर उसने ये भी लिख दिया कि ये नॉन अथॉरिटेटिव है। उसका मतलब है ये जिस डीएनएस सर्वर ने ये बताया है वो डीएनएस सर्वर इसका ओनर डीएनएस सर्वर नहीं है या प्राइमरी डीएनएस सर्वर नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखें हमें पता है कि मैंने अगर एक डोमेन खरीदी abc.com या रजिस्टर कर ली किसी भी प्रोवाइडर के साथ, इसके अंडर जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, और डीएनएस रिकॉर्ड क्यों क्रिएट होंगे, क्योंकि अगर कोई भी अब abc.com को ओपन करना चाहेगा तो वो आईपी एड्रेस उसका रिजॉल्व होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, अगर किसी को भी कंफ्यूजन होगी तो वो मुझे कहीं पे भी इसमें स्टॉप कर दे। डीएनएस काफी, यानी एडी शेडी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो ये मसला नहीं है कि किसी को समझ नहीं आई। जब मैं भी बगैर सोचे कुछ आइडिया लगाऊंगा तो मुझे भी नहीं आ रही होगी। तो आगे का कंसेप्ट है या किसी और तरह का, या इम्प्लाई होता है कि नहीं होता। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर रोक ले, या क्लैरिटी चाहिए हो जरूर रोक ले, मैं वापस स्टार्ट से आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जाके क्या काम किया, मैंने एक abc.com को मैंने रजिस्टर कर लिया डोमेन को। जब मैंने इसको रजिस्टर किया
तो उसका पर्पस ये है कि abc.com को मैं मुख्तलिफ कामों के लिए यूज करना चाहता हूँ, नॉट ओनली फॉर वन थिंग, मुख्तलिफ कामों के लिए करना चाहता हूँ। और वो काम क्या हो सकता है? पहला तो ये कि मैं उसके ऊपर कोई वेबसाइट होस्ट करूंगा, लाइक ये है। अब ये जो वेबसाइट है, ये फाइल्स ही हैं, ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में ये इमेजेस और ये सारी इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, ये किसी एक फिजिकल सर्वर के ऊपर पड़ी होगी। और जब मैंने लिखा abc.com तो मेरी ये रिक्वेस्ट उस फिजिकल सर्वर के पास गई है। तो पहले तो मुझे उस फिजिकल सर्वर के लिए एक वहां पहुंचने का एक मेथड डिफाइन करना है, और वो मेथड क्या है? डीएनएस को रिजॉल्व करवाना। तो जब, और ये इस केस में मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, abc.com जो है उसको मैंने एज्यूम किया कि मैंने उसको रजिस्टर किया। जब मैंने उसको रजिस्टर कर लिया तो मैं एक दुनिया में कोई भी एक पर्सन था उसके पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि तुम्हारे पास ये फिजिकल सर्वर चल रहा है जिसके ऊपर वेबसाइट रन कर सकती है। वो अपाची बेस्ड लिनक्स भी हो सकता है, अपाची के साथ रन होता हुआ। वो विंडोज का आईएएस सर्वर भी हो सकता है, आईएएस के सर्विस के साथ। अभी के लिए हम आसानी के लिए करते हैं कि वो एक विंडोज का सर्वर है किसी के पास चल रहा है और उसके ऊपर आईएएस सर्विस इंस्टॉल्ड है। और मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे पास ये वेबसाइट चलानी है। तो मैंने अपना जो भी फाइनल वेबसाइट बनी हुई थी किसी डेवलपर से डेवलप करवाई थी, वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, उसके फोल्डर में रख दी, और उसने उसको पब्लिश कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसके पास रिक्वेस्ट ही कोई नहीं आएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उससे कहना पड़ेगा तुम्हारे सर्वर का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मुझे प्रोवाइड कर दो, वो आईपी एड्रेस बता दो सिर्फ मुझे। तो जब वो मुझे आईपी एड्रेस बताएगा तो मैं एक डीएनएस सर्वर के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने रजिस्ट्रार जो है जिससे मैंने ये डोमेन खरीदी थी उसको कहूंगा। जी निशे। यार यासर भाई यहीं पे ही मतलब थोड़ी तो सी कंफ्यूजन वगैरह है, मतलब कि हम हम लोगों ने तो ये वेबसाइट रजिस्टर करवानी है ना, तो अब हम लोग कौन से डीएनएस सर्वर के पास जाएंगे, या कि वो रजिस्टर करेगा, या ऑन विच बिहाफ वो करेगा, या कौन सा सर्वर है? तो जिस इस जिस रजिस्ट्रार से जिस भी रजिस्ट्रार से आप डोमेन रजिस्टर करते हैं वो अपने ही दो डीएनएस सर्वर अपने को उसका अथॉरिटेटिव बना देता है। आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उस अथॉरिटेटिव को ही यूज कर लो। अगर आप उसको यूज करोगे तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, पेंट खोलता हूँ। तो वो आपको एक सर्वर, सॉरी, वो आपको सर्वर का एक ऐसा इंटरफेस दे देगा, ठीक है, जिसमें ऐड डीएनएस का ऑप्शन होगा, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वहां पे जाके वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऐड डीएनएस का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट का है यार टेक्स्ट नहीं आता, ये सॉरी। और यहाँ पे आपका लिखा होगा abc.com, ठीक है। उसका मतलब है उस वो ऐड का ऑप्शन दे रहा है और abc.com के अंडर ऐड होगा आपका, आप उसके अलावा नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। और उसके मैं अभी एग्जांपल लोकल के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। आपने बाय ये कहा, जी जी। बाय रजिस्ट्रार आपका मतलब यानी कि जिस तरह अपना गो डैडी वगैरह है ना? गो डैडी, गो जी, गो डैडी है, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान में मिलेंगे। और अगर पीके डॉट जो डॉट पीके की डोमेन लेनी है तो फिर आपको पाकिस्तान का रजिस्ट्रार यूज करना पड़ेगा, पीके निक। इसी तरह से फिर दूसरी है डॉट नेट है, जो पब्लिक डोमेन्स हैं ओपनली अवेलेबल, वो डॉट नेट, डॉट कॉम, डॉट org, इस तरह की बहुत सारी हैं। तो क्योंकि आपने डॉट कॉम उससे खरीदी थी, उसने आपके पास यहाँ पे ये, और ये उसका पोर्टल है गोडैडी का, लेट से। और उसने वहां पे आपको कहा DNS 1, और आगे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे उसने आपको कहा DNS 2, और इसमें उसने, मैं कुछ भी रख रहा हूँ,
ये मैं टोटली हट के नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि कुछ भी हो सकता है। बल्कि क्या करता हूँ, ठीक है। उसने आपको जो इंटरफेस देना ना, गोडैडी ने, वो आपको ये चीज दे दी उसने। आपने ये डोमेन परचेज की उससे 1 साल के लिए, आपको उसने रजिस्टर कर दिया, और आपको उसने ये आपके लॉगिन के ऊपर ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी आ गई। और इसके साथ साथ आपको ये ऑप्शन भी दे देगा कि ये यहाँ पे ऐड डीएनएस करें। जब आप ऐड डीएनएस करेंगे तो बेसिकली वो ये वाला रिकॉर्ड इस डीएनएस सर्वर के पास जाके क्रिएट करेगा, या क्रिएट रिकॉर्ड करें, डीएनएस नहीं ऐड करें। तो जब हम कहते हैं ना क्रिएट रिकॉर्ड्स, तो क्रिएट रिकॉर्ड डीएनएस रिकॉर्ड्स ही होते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड्स की बहुत सारी टाइप हैं, ए है, ट्रिपल ए है, टीएक्सटी है। हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि क्या कौन सा क्या काम करती है, हमें बस पता है कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको उसने ये ऑप्शन दे दिया, ये इसलिए उसने आपको ऑप्शन अंदर ही दिया ताकि जब आप कहेंगे ना ए रिकॉर्ड क्रिएट करो, तो आपने किया www और कहा कि इसका नाम जो है ना www आ गया, उसका रिकॉर्ड है 129.808.78.32। फिर उसके बाद आपने एक कहा FTP, और इसको आपने कर दिया। ये आपके पास क्रिएट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। जब आप ये क्रिएट कर रहे हैं ना रिकॉर्ड्स, तो ये एक्चुअली इन दोनों सर्वर्स के अंदर जाके क्रिएट हो रहे हैं। और ये दोनों सर्वर्स अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि दीज आर द फाइनल अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डीएनएस records दैट हैज abc.com एट द एंड। इससे रिलेटेड इनके पास अथॉरिटी है टू मॉडिफाई एनीथिंग। तो जैसे ही आप ये रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, तो ये दोनों इन दोनों डीएनएस सर्वर जो कि गोडैडी के अपने डीएनएस सर्वर हैं, और वो जितनी भी उसने रजिस्ट्रार से डोमेन बेची हुई हैं एज अ रजिस्ट्रार, वो सब के से रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं, और वो सबके लिए अथॉरिटेटिव होगा। तो ये आपने 2 रिकॉर्ड क्रिएट किए, ये दोनों सर्वर्स में जाके ये क्रिएट हो गए। अभी तक दुनिया में किसी को नहीं पता कि abc.com डोमेन क्या है, और उसके अंदर 2 रिकॉर्ड भी पड़े हुए हैं www डॉट। तो इसका पूरा रिकॉर्ड क्या बनेगा, जो www है, ये पूरा बन जाएगा www.abc.com, और नीचे वाले के लिए बन जाएगा ftp.abc.com। अब हमने कहा कि हमने उस पर्सन को जाके कहा था विंडोज सर्वर पे हमारी ये वेबसाइट रख दो, उसने वेबसाइट रख दी, लेकिन उस तक कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। और वो ट्रैफिक क्यों नहीं आएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वहां पे क्यों पहुंचना और कैसे पहुंचना। हमने उससे उसका पब्लिक एड्रेस लिया, वो उसने हमें दिया 129.78.78.32, और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, उसका नाम रख दिया www। अब फर्ज करें आप ही बैठे हुए हैं किसी भी और जगह पे दुनिया में, और आपने अपने लैपटॉप से कहा www.abc.com को ओपन करने के लिए वेब के अंदर, ब्राउजर में। क्योंकि किसी को इसका आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आपके सिस्टम के अंदर जो आईपी डीएनएस सर्वर का नाम दिया गया है, आपके सिस्टम की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जो डीएनएस सर्वर का आईपी दिया हुआ है, आपका सिस्टम उसके पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इसकी रेजोल्यूशन चाहिए www.abc.com की, और वो आगे से आंसर करेगा कि ये वाला रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं डीएनएस जो कि सर्वर आगे काम करता है। इधर वो आपको प्रोवाइड करेगा अगले वाले डीएनएस सर्वर का कि इससे जाके पूछ लो, यहाँ वो खुद से उस अगले वाले सर्वर के पास चला जाएगा और उससे जाके पूछेगा। अभी के लिए हम कहते हैं वो खुद ही आगे जा रहा है, तो वो खुद ही आगे जाएगा अगले डीएनएस सर्वर के पास और उससे जाके पूछेगा, और उसको भी नहीं पता होगा। वो उससे आगे पूछेगा तो उसको भी नहीं पता होगा। वहां पे कोई ना कोई डीएनएस सर्वर ये क्यूरी चलाएगा, हु इज अथॉरिटेटिव डीएनएस फॉर abc.com। तो कोई बताएगा dname.godaddy.com या host.godaddy.com। अब ये उस सर्वर के पास चले जाएंगे, उससे कहेंगे www.abc.com का रिकॉर्ड चाहिए, और वो उसको रिटर्न करेगा ये आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपकी मशीन को वापस आते आते, और अब आपकी मशीन इस आईपी एड्रेस को रीच करेगी उस साइट को खोलने के लिए, और वहां पे वेबसाइट होस्टेड, और वह वेबसाइट आपको लोड हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है?
अगर दोबारा मैं तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँ? नहीं, ओके। ठीक है, ये जो सर्विस डीएनएस की GoDaddy खुद से दे रहा है रजिस्ट्रार बनने के साथ ही। अपने 2 डीएनएस उसने आपके साथ एसोसिएट कर दिए कि आप इसमें रिकॉर्ड बनाओ और ये अथॉरिटेटिव है। आप कहते हैं मैंने ये यूज नहीं करने, मेरे पास अपने पड़े हुए हैं। तो आप जाके यहाँ पे इस सारे को उड़ा देंगे और अपने वाले का नाम डाल देंगे दोनों, और आपके पास से ये वाला सारा भी ऑप्शन चले जाएंगे, बिकॉज ये तो ऑप्शन ये थे कि इन सर्वर के अंदर आपने एंट्री करनी है, तो ये भी चले जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे अपने 2 सर्वर्स के नाम होंगे और आपके पास अपने उन 2 सर्वर्स के डीएनएस में एंट्री डालने के लिए अलग से और इंटरफेस होकर आप उसके थ्रू काम करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें उसी तरह चलेंगी, और फाइनल अथॉरिटी उस केस में अब आपके अपने 2 डीएनएस सर्वर होंगे जो आपने कहीं से भी जिसकी सर्विस ली है। मैं फाइनल में बस एक चीज दिखा दूं फिर सेशन। वो ये है कि डीएनएस में देखें ये वो कैसे रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं, ये यहाँ बहुत कुछ है लेकिन हमें किसी चीज को और को नहीं करना। हम train.int पे आए, ये है फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक ही बना हुआ है इस वक्त। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू होस्ट रिकॉर्ड, और मैंने यहाँ पे वही क्रिएट कर दिया जो आपको मैंने बताया www। देखें जैसे मैंने www लिखा है, इसने खुद से उसका पूरा रिकॉर्ड खुद बनाया है www.train.net.com। और मैं इसके अंदर कहता हूँ कि नहीं, मेरे पास एक इंटरनल सर्वर है, उसको पॉइंट करो, और वो क्या हो सकता है 172.216.9.45। और मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एसोसिएटेड पीटीआर रिकॉर्ड। पीटीआर रिकॉर्ड इज अ रिवर्स लुकअप जोन, लेकिन आप देखें रिवर्स लुकअप जोन यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई वो साइड एरो नहीं आ रहा कि उसके अंदर कोई रिवर्स लुकअप जोन पड़े हैं। वो हम कल क्रिएट करेंगे या नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए मैंने फिर भी चूज किया कि क्रिएट करो, और जब मैं ऐड होस्ट करूंगा तो उसने कहा कि एसोसिएटेड पीटीआर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज रिवर्स लुकअप जोन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने इसको डन कर दिया, लेकिन उसने फॉरवर्ड लुकअप जोन तो बना दिया, और उसकी रिकॉर्ड, उसका आईपी एड्रेस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड है। अगर मेरे पास जहाँ रिवर्स लुकअप जोन इसका पहले से बना होता तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी बना देता। अभी के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट के लिए और कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अवकाश का क्वेश्चन है। यासिर भाई, इसमें यह है कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो है, फॉर एग्जांपल हम अगर मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं तो उनमें हम चेंज कर सकते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, और वही फिर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटेटिव अथॉरिटी सर्वर आपकी होगा। डोमेन डोमेन के पूरे नाम आ रहे हैं, वो है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। एज सच हम कोई यूज नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है। आप डीसीज बनाते जाएंगे और चाइल्ड डोमेन्स यहाँ सब चाइल्ड डोमेन्स बनती जाएंगी खुद से, वो उसमें ऐड करेगा, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। उनसे रिलेटेड जो ये MSDCS है, उनसे रिलेटेड जब हम नई साइट्स बनाते हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। वो सब खुद मैनेज करता है। हमने हमने य- ये रिकॉर्ड्स भी मैनेज नहीं करने हैं, ये भी खुद क्रिएट यानी कि होने चाहिए ना स्टार्ट जब ऑफ लैपटॉप आके अथॉरिटी में ज्वाइन हम करेगा। कोई एडिटिंग नहीं करते, ये एज इट हम इज नहीं ही है। करते बिल्कुल, ये जितने पेरेंट्स रिकॉर्ड्स है ना, सेम एज पेरेंट। जी। उसका मतलब है पेरेंट कौन है। इस केस में हमने जो बनाया हुआ है train.net, train.int, वो है, वो इनको हम नहीं छेड़ते। ठीक। पब्लिक हो ना फिर हम उसको छेड़ते हैं, वहां पे कुछ वैलिडेशन या वेरिफिकेशंस करवानी हो किसी सर्विसेज ने तो फिर हम उसको छेड़ते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू यासिर भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। केवल आप